इग्नू के MEC 004 यानी इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कोर्स का यूनिट 1 से टॉपिक इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड इट्स सोर्सेस। तो देखते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड ओवर। हर कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमेशा कंसर्न रहती है। हम इंडिया का एग्जांपल भी अगर देखें तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट न सिर्फ सोशल डिस्कशन का एक पार्ट होता है बल्कि पॉलिसी फॉर्मेशन में भी इसको बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। आखिर ऐसा क्या है जो इकोनॉमिक ग्रोथ को इतना इम्पोर्टेंट बनाता है और इकोनॉमिक ग्रोथ वास्तव में है क्या? किस चीज को हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं? ये सभी बातें आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। Dear students, there is no universally accepted definition of economic growth. Different economists use different criteria for considering an episode to be a growth episode. लेकिन फिर भी हम एक कंसेंसस ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ क्राइटेरिया हम क्रिएट कर सकते हैं जिसके बेसिस पे हम किसी भी प्रोसेस को हम ये कंसिडर करें कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ है या नहीं है। तो एक डेफिनेशन आपके लिए यहाँ प्रेजेंट है दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इज एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज का जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो उसमें इंक्रीज हो, सस्टेन्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडेड। ये कुछ इस डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज का जो आउटपुट है उसका इंक्रीज हो जाना, लंबे समय तक होना और वैल्यू एडिशन की फॉर्म में इसको हम मेजर कर सकें। तो अगर 1 साल या 2 साल तक कोई इंक्रीज होता है लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में तो हम ऑल ऑफ ए सडन उसको ग्रोथ प्रोसेस नहीं मानते हैं। ग्रोथ प्रोसेस इकोनॉमिक ग्रोथ तभी माना जाता है जब ये लंबे समय तक चले। तो ये कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको समझ लेनी चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ को डिफाइन करने के लिए। इंक्रीज इन लेवल ऑफ आउटपुट, ये बेसिक एक रिक्वायरमेंट है, यानी आउटपुट एक्सपेंशन होना चाहिए। आउटपुट एक्सपेंशन यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज का जितना प्रोडक्शन प्रीवियस ईयर में हुआ है करंट ईयर में उससे ज्यादा हो, नेक्स्ट ईयर में और भी ज्यादा हो एंड फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर और अधिक आउटपुट प्रोड्यूस हो और ये प्रोसेस हर साल चलता रहे और प्रीवियस ईयर से हर नए साल में जो आउटपुट है वो ज्यादा हो। साथ ही ट्रांजिशन हो इकोनॉमी का अंडर डेवलप्ड से रिसोर्स रिच कंट्री में। अंडर डेवलप्ड कंट्री यानी कि अल्प विकसित, जहाँ रिसोर्सेज की कमी है और वो ग्रोथ प्रोसेस अगर इकोनॉमिक ग्रोथ उस कंट्री में हो रही है तो इकोनॉमिक ग्रोथ के बाद वो कंट्री रिच कंट्रीज की कैटेगरी में आने में सक्षम हो। सब्सिस्टेंस लेवल से हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की तरफ बढ़ रहे हो। सब्सिस्टेंस लेवल यानी कि सिर्फ गुजारा हो रहा हो, जिसे कहते हैं सर्वाइवल यानी जीवित रहने योग्य संसाधनों का उत्पादन हो रहा हो, वहां से हम एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की तरफ बढ़े तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ है। और ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये डिस्क्रीट नहीं है। डिस्क्रीट यानी कि जो कभी कभार हो जाए, कभी 5 साल में 2 साल ऐसे आए जब आउटपुट की ग्रोथ हो गई, फिर 2-3 साल आए जब आउटपुट की ग्रोथ नहीं हुई, तो ऐसे में हम इसको इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कहते हैं। दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एक्सटेंसिव ग्रोथ और इंटेंसिव ग्रोथ, इनको समझ लीजिए। अगर जीडीपी में इंक्रीज हो रहा है तो वो एक्सटेंसिव ग्रोथ है, अगर जीडीपी में इंक्रीज होने के साथ साथ पर कैपिटा जीडीपी में भी इंक्रीज हो रहा है तो वो इंटेंसिव ग्रोथ है। आपको बता दूं, जीडीपी में ग्रोथ अगर 5% हो रहा है और 5% हमारी पॉपुलेशन की इंक्रीजिंग रेट है तो आप पाएंगे कि पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट और जीडीपी की ग्रोथ रेट क्योंकि सेम है तो पर कैपिटा जीडीपी की ग्रोथ रेट 0 होगी। ऐसे में तो अगर पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ भी हो रही है यानी कि जीडीपी की ग्रोथ रेट जो है वो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट से फास्ट है, तो ऐसी ग्रोथ को हम इंटेंसिव ग्रोथ कहते हैं। Growth can take place
इन आइदर ऑफ द फॉलोइंग टू फॉर्म्स, या तो आउटपुट बढ़ जाए या फिर प्रोडक्शन जो है वो नए प्रोडक्ट्स का हो या बेटर प्रोडक्ट्स का हो। मींस आउटपुट अगर हम वैल्यू में मेजर करें तो आउटपुट तो उतना ही है, लेकिन जो प्रोडक्ट्स हैं वे ज़्यादा यूजफुल हैं, ज़्यादा एफिशिएंट हैं, ज़्यादा इनोवेटिव हैं। तो दोनों ही केस में हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ग्रोथ कैन रिजल्ट बिकॉज ऑफ रीजंस हो सकते हैं कि या तो हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उनका ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ तो हम उतना ही कर रहे हो लेकिन हमारा जो यूज़ है वो पहले से ज़्यादा एफिशिएंट हो। तो ऐसे में इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों ही केसेस में पॉसिबल है। देन ग्रोथ कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या पहचान क्या है ग्रोथ की? जैसा पहले भी बताया कि या तो आउटपुट इंक्रीज हो जाए, और आउटपुट अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है? उसका रीजन है इंक्रीज इन कैपेसिटी टू प्रोड्यूस आउटपुट। तो कैपेसिटी कैसे, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है हमारे, या तो वो इंक्रीज हो जाए या वो फिर ज्यादा एफिशिएंट उनको यूज करने की हमारे पास टेक्नोलॉजी आ जाए। ये दोनों हमारे जो है कॉजेज, ये ज्यादा आउटपुट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वाई इज इकोनॉमिक ग्रोथ सो इम्पोर्टेंट? ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? जैसे मैंने अभी इस वीडियो के इंट्रोडक्शन में कहा कि हर कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ को चेज क्यों करती है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ये। हर कंट्री जो है, हर इकोनॉमी क्यों पॉलिसी फॉर्मुलेशन में इसको मैक्सिमम इम्पोर्टेंस देती है इकोनॉमिक ग्रोथ को। व्हाई इट इज कंसिडर्ड टू बी सो अर्जेंट? क्यों चाहिए ये सब कंट्रीज को इतना ज्यादा? रीजन सिंपल सा है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो रिसोर्सेज क्रिएट होंगे, रिसोर्सेज क्रिएट होंगे तो फैसिलिटीज डेवलप होंगी, लाइफ जो है वो पहले से बेटर होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंप्रूव होगा। इस तरह के बहुत सारे रीजंस हैं। चलिए देखते हैं वो सारे रीजंस क्या है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ। उस पर जाने से पहले आप इस टेबल पर ध्यान दीजिए। ये टेबल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप इसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ग्रोथ। आप यहाँ देखिए, there are four countries: number one Argentina, two Venezuela, third Japan and fourth is Hong Kong। यहाँ आप देख सकते हैं अर्जेंटीना, जापान और हांगकांग, इन तीनों में पिछले 1960 से लेकर 1999 तक, यानी 39 ईयर्स का जो पीरियड है, उसमें जो आउटपुट है, यानी आउटपुट नहीं बल्कि पर कैपिटा इनकम जो है वो इंक्रीज हुई है। ये पर कैपिटा इनकम, इसको मेजर किया गया है 1985 यूएस डॉलर्स में, यानी 1985 में जो यूएस डॉलर की वैल्यू रही होगी उसकी टर्म्स में। और ये डाटा लिया गया है रॉबर्ट समर्स एंड एलन हेस्टन पेन वर्ल्ड टेबल से। तो 39 वर्ष का जो पीरियड है ये, इस पीरियड में आप देख सकते हैं कि वेनेजुएला जो है, वेनेजुएला में पर कैपिटा इनकम में फॉल हुआ है। 1960 में वेनेजुएला में पर कैपिटा इनकम 6,338 यूएस डॉलर थी, जो घटकर 1999 में 6,118 रह गई। जबकि अर्जेंटीना, जापान और हांगकांग में पर कैपिटा इनकम बढ़ी है। अर्जेंटीना में मामूली सुधार हुआ है पर कैपिटा इनकम में, लेकिन जापान और हांगकांग के केस में आप देख सकते हैं कि इनमें एक मैसिव इंक्रीज हुआ है पर कैपिटा इनकम में। जापान में 1960 ईयर में 2,954 यूएस डॉलर्स पर कैपिटा इनकम थी, जो इंक्रीज होकर के 1999 में 15,835 यूएस डॉलर्स हो गई। हांगकांग में भी, जहां 1960 में 2,247 यूएस डॉलर पर कैपिटा इनकम थी, वो बढ़कर 17,693 यूएस डॉलर पर कैपिटा इनकम हो गई। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है इन चारों कंट्रीज के ग्रोथ रेट की वेरिएशन। ये देखिए, अर्जेंटीना का ग्रोथ रेट इस 39 साल के पीरियड में 1% रहा, वेनेजुएला का -1% रहा, जापान का 4.4% और हांगकांग का 5.4%। तो हांगकांग ने फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अचीव किया है। इस टेबल को देखने के बाद आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्यों इकोनॉमिक ग्रोथ इतना इंपॉर्टेंट है। हांगकांग जिसने फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करी है, उसकी जो पर कैपिटा इनकम है उसमें मैसिव इंक्रीज हुआ है, 2,247 यूएस डॉलर 1960 में पर कैपिटा इनकम थी, जो कि इन चारों कंट्रीज में अगर आप देखें तो सबसे कम थी। और 1999 के आते आते हांगकांग की पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर की टर्म्स में
इन चारों कंट्रीज में सबसे ज्यादा है। तो इसलिए आप ये समझ लीजिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ बेहद इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए। और अब फैक्टर्स देख लेते हैं कि क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट समझा जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से मोर मटेरियल वेल्थ क्रिएट होती है। मटेरियल वेल्थ मींस कंट्री में जो लोग हैं उनके पास दे विल हैव मोर फूड, दे विल हैव बेटर हाउसेस, दे विल हैव बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, बेटर एजुकेशन, बेटर लग्जरी गैजेट्स, लग्जरी आइटम्स, टेक्निकल डिवाइसेस, घर में टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, कार, ये सब फैसिलिटीज ज्यादा मिलने लगती हैं। मोर लेजर यानी कि काम अब कम करने की आवश्यकता होती है। मोर चॉइसेस भी हो जाती हैं क्योंकि देयर इज abundance of resources, abundance of items that are available, तो लोग अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग कंज्यूम करते हैं। एंड वी कैन कंक्लूड कि ऐसे में पीपल आर मोर हैप्पियर। ये सबसे इफेक्टिव टूल है पॉवर्टी एलिवेशन के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये रिसोर्स जनरेट करती है, इनकम प्रोड्यूस करती है, पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज होता है, जैसा भी हमने हांगकांग के केस में देखा। तो पॉवर्टी एलिवेशन में सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। ट्रिकल डाउन इफेक्ट की बात की जाती है। ट्रिकल डाउन इफेक्ट यानी जैसे मटके में एक हल्का सा सुराख हो जाए और उसमें भरा हुआ पानी धीरे धीरे टपक कर नीचे आ रहा हो, उसे ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहते हैं। और ये इकोनॉमिक्स में कैसे समझा जाता है इसको? इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से बहुत सारे रिसोर्सेज जनरेट हुए, और वो जो रिसोर्सेज जनरेट हुए वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन तक वो कॉन्सेंट्रेट रह जाएंगे। वो जो रिसोर्सेज जो जनरेट होते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोसेस की वजह से, वो सारी पॉपुलेशन को बेनिफिट देते हैं। आप समझ सकते हैं कि भारत में पिछले 70 वर्षों में जितनी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है उससे देश की आबादी जो है उसका हर हिस्सा कहीं ना कहीं फायदा में है। आज के डेट में सब लाभान्वित हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि पिछले 70 वर्षों में जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है वो सिर्फ 10 लोगों या चुनिंदा लोगों तक उसका लाभ सीमित रहा हो। तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट की वजह से ये माना जाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से पॉवर्टी एलिवेशन होगा। उसके बाद ये सोशल टेंशंस को कम करती है क्योंकि रिसोर्सेज काफी हैं, तो आपस में झगड़ा नहीं होता है, सोशल एमिनिटीज बहुत हैं। आप समझ लीजिए कि अगर एक हॉस्पिटल या एक स्कूल पर 1 करोड़ जनता जो है निर्भर करती है तो निसंदेह वहां लड़ाई होगी, आपस में झगड़े होंगे, सोशल टेंशंस होंगी। लेकिन अगर हर सीमित मात्रा में पॉपुलेशन यानी लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन्स पर नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, नंबर ऑफ स्कूल्स या अदर जो सोशल एमिनिटीज हैं वो सफिशिएंट अमाउंट में हो, तो सोशल टेंशन नहीं होती है, सोशल कन्फ्लिक्ट्स भी या स्ट्रगल नहीं होते हैं। बेटर सोशल सिक्योरिटी मिलती है, बेटर हेल्थ प्रोस्पेक्ट्स होते हैं। जो कंट्रीज डेवलप्ड हैं वहाँ उन कंट्रीज के सिटीजन्स के लिए अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स या रिटायरमेंट बेनिफिट्स या और अलग तरह की सोशल सिक्योरिटीज जो हैं वो काफ़ी होती हैं। लेकिन अगर कंट्री पुअर है तो वो अपने सिटीजन्स को सपोर्ट नहीं कर पाती है। हेल्थ प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छे नहीं होते हैं। पहली बात तो सोशल टेंशंस काफ़ी होती हैं, स्ट्रेस बहुत होता है लाइफ में। दूसरी बात, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, वो भी उतनी अच्छी नहीं होती हैं कंट्री में, उतनी इफेक्टिव नहीं होती हैं जितनी कि रिच कंट्रीज में हो सकती हैं। बेनेवोलेंस, चैरिटी या ह्यूमैनिटेरियनिज्म ये अलाउ करता है अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ होने से इनकम में इंक्रीज होता है। जब इनकम हमारे पास होती है तो हम अपनी इनकम से खुद भी एंजॉय कर पाते हैं और हम दूसरों की भी मदद कर पाते हैं। इसलिए आपने अनेक बार देखा होगा कि जो रिच कंट्रीज होती हैं, रिच कंट्रीज आउट ऑफ ह्यूमैनिटेरियनिज्म वो दूसरी जो पुअर कंट्रीज हैं उनको एड प्रोवाइड करती हैं, ग्रांट्स प्रोवाइड करती हैं। और साथ में बेनेवोलेंस यानी कि ऐसे जो कार्य किए जाते हैं जो ह्यूमन काइंड के लिए हेल्पफुल हो, लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कम करने में हेल्प करते हो, तो इस तरह का काम रिच कंट्रीज या रिच सोसाइटीज जो हैं वो करने में सक्षम होती हैं पुअर सोसाइटीज के लिए। अब आइए देखते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ आखिर अचीव कैसे की जाती है। वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ फास्ट होगी या स्लो होगी या होगी ही नहीं, ये डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि 3 इंपॉर्टेंट या मेजर फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ को डिटरमाइन करते हैं। इनको डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ भी कहते हैं हम। तो यहाँ आप
ध्यान से देखिएगा कि पहला फैक्टर है इन्वेस्टमेंट, देन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और थर्ड है इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। इन तीनों फैक्टर्स को आने वाली स्लाइड्स में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट को बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है, इकोनॉमिस्ट इसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को बहुत आसान है समझना कि हाँ, ये सभी समझते हैं कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस अगर होती है तो उससे ग्रोथ अचीव करना आसान होता है। लेकिन इंस्टीट्यूशनल चेंजेस जो होते हैं ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है कंट्री में पॉसिबल हो। तो ये डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करते हैं ग्रोथ प्रोसेस को, लेकिन इनडायरेक्टली इनका बेहद इंपॉर्टेंट रोल होता है इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोसेस के सक्सेसफुल होने में। अब देखिए, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। इन्वेस्टमेंट होता है बेसिकली, यहाँ पे देखिए, जनरली मोर कैपिटल मींस मोर प्रोडक्शन एंड हेंस मोर इनकम, ऐसा हम अज्यूम करके चलते हैं। अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट दो तरीके से हम कर सकते हैं। पहला है फिजिकल कैपिटल की फॉर्म में। फिजिकल कैपिटल को बेसिकली इकोनॉमिक्स में हम जो हम आगे इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल्स पढ़ने वाले हैं उसमें हम देखेंगे कि फिजिकल कैपिटल को काफी पुराने टाइम से बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, और ये माना गया है कि अगर फिजिकल कैपिटल का एक अच्छा खासा हमारे पास स्टॉक है कंट्री में तो वो अलाउ करता है एक हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो फिजिकल कैपिटल में क्या इंक्लूड होता है? लैंड पर कैपिटा, मशीनरी, ब्रिजेस, हाईवेज, इरिगेशन फैसिलिटीज, कम्युनिकेशन टूल्स, बिल्डिंग्स, इसके अलावा फर्नीचर और कंप्यूटर्स, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ये फिजिकल कैपिटल में इंक्लूड की जाती हैं और बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोसेस को फास्ट करने में। सेकंड जो इन्वेस्टमेंट है वो होता है ह्यूमन कैपिटल में। किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो ह्यूमन कैपिटल का पार्ट होती है। तो अगर पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा एजुकेटेड है, ज़्यादा हेल्दी है, ज़्यादा स्किलफुल है, तो हम कह सकते हैं कि उस कंट्री में जो ह्यूमन कैपिटल का स्टॉक है वो लार्जर है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो पॉपुलेशन है कंट्री की उसको बेटर एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, उसकी हेल्थ का ध्यान रखा जाए, उसको ट्रेनिंग दी जाए, इन जॉब ट्रेनिंग या बिफोर जॉब ट्रेनिंग उसको दी जाए, स्किल डेवलपमेंट हो सके पॉपुलेशन का, ताकि एक हायर लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल अचीव किया जा सके इकोनॉमी में। कंट्रीज लाइक जापान, साउथ कोरिया एंड वेरी रिसेंटली चाइना, ये कुछ एग्जांपल्स हैं ईस्ट एशियन कंट्रीज के जो अब से 100 साल पहले तक बहुत अमीर देश नहीं थे। देवर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज, लेकिन इन्होंने हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव किया है। आप अपने इस चैप्टर की जो ब्लॉक्स हैं, यूनिट का जो आप देखेंगे उसमें टेबल्स दी गई होंगी, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे इन कंट्रीज ने अचीव करा है रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कैपिटल आउटपुट रेशो। कैपिटल आउटपुट रेशो जो होता है ये बेसिकली होता है कि नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कैपिटल दैट आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ आउटपुट। तो एक आउटपुट की यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितने कैपिटल की जरूरत होती है? तो कैपिटल अभी मैंने बताया लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब कैपिटल है। तो इसको इसकी वैल्यू मेजर कर लें और टोटल आउटपुट कितना हो रहा है इकोनॉमी में उसको हम मेजर कर लें, तो हम रेशो से हम ये COR को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए कि टोटल कैपिटल यानी के को हम डिवाइड कर दें टोटल आउटपुट वाई से, तो हमें मिल जाएगा कैपिटल आउटपुट रेशो। तो अगर कंट्री में ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ रही है आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए तो हमारा कैपिटल आउटपुट रेशो ज्यादा होगा, और हम ये कह सकते हैं कि जो इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन मेथड्स हैं वो ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। तो आउटपुट हम जितना भी प्रोड्यूस कर रहे हैं इकोनॉमी में उसके लिए कम से कम कैपिटल में या फिर जो अवेलेबल कैपिटल है उसमें ज्यादा से ज्यादा आउटपुट हम प्रोड्यूस कर पाए, ये हमारा एक एम होता है। तो कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है कोशिश की जाती है कि ये कम रहे, अगर ये कम होता है तो इसको फेवरेबल माना जाता है। इट रिफ्लेक्ट्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल जो है वो कितनी प्रोडक्टिव है, उसकी उत्पादक क्षमता कितनी है कैपिटल की। तो डिफरेंट सेक्टर्स हैव डिफरेंट COR, यहाँ इंपॉर्टेंट है हर सेक्टर का जो COR है वो सेम नहीं होता।
इसलिए उनका जो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी है, उनकी जो कैपिटल का प्रोडक्टिविटी लेवल है, वो भी सेम नहीं होता है। और इसमें आपको समझना होगा कि कुछ इंडस्ट्रीज हैं, जैसे स्टील इंडस्ट्री है, उसमें आपको बहुत ज्यादा कैपिटल इन्फ्यूज करनी पड़ती है, तब जाकर के आउटपुट प्रोड्यूस होता है। लेकिन वहीं कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा कैपिटल आपको इन्वेस्ट नहीं करनी पड़ती और आउटपुट आपका काफी प्रोड्यूस होता है। इसलिए डिफरेंट इंडस्ट्रीज का COR जो है वो डिफरेंट हो सकता है। COR इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कंट्री जो है वो किस लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे है, या सॉरी किस लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे है। अगर बहुत ही प्री मेच्योर इकोनॉमी है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, और अभी वहाँ बेसिक इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि कैपिटल जो है हम बहुत ज्यादा इन्फ्यूज करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आउटपुट नहीं प्रोड्यूस हो रहा होगा। अगर हम इंडिया का एग्जांपल भी लें तो 1950s 60s 70s में ऐसा ही रहा कि जब हम कैपिटल में बहुत इन्वेस्ट कर रहे थे, स्टील प्लांट्स लगा रहे थे, हम कोल एक्सट्रैक्शन कर रहे थे, एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन के लिए प्लांट्स लगा रहे थे, हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स लगा रहे थे, जिसमें बहुत कैपिटल इन्फ्यूजमेंट हो रहा था, लेकिन आउटपुट उतना प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। फिर एक स्टेज ऐसी आती है जब इकोनॉमी जो है अपने फर्स्ट फेज से आगे बढ़ जाती है, और फिर वहाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती, और आउटपुट जो है वो तेजी से बढ़ने लगता है। सो इनिशियल ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट में COR क्या होता है, वो अनफेवरेबल होता है, यानी यूजुअली वो हाई होता है, और ग्रेजुअली वो फेवरेबल की तरफ जाने लगता है। लो COR होना चाहिए इकोनॉमी में टू अचीव रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हमें फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करनी है, तो जो हमारे पास अवेलेबल कैपिटल है उसमें ज्यादा से ज्यादा हमें आउटपुट प्रोड्यूस करने की अपनी कैपेसिटी जनरेट करनी है। अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में टेक्नोलॉजिकल एनहेंसमेंट, जिसे एफिशिएंसी कहते हैं। अगर हमारे पास बेटर टेक्निक है, तो सेम हम रिसोर्सेज के साथ, जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हमारी इकोनॉमी में, उन्हीं रिसोर्सेज को यूज करते हुए ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पाते हैं। हम या तो ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पाते हैं, या फिर बेटर आउटपुट, यानी कि बेटर प्रोडक्ट्स, मोर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, मोर यूजफुल प्रोडक्ट्स, वो हम प्रोड्यूस कर पाते हैं। उसके अलावा चेंज इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी इकोनॉमी में। मैं आपको बताऊं, ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है जब कोई अंडर डेवलप्ड से डेवलप्ड की ओर मूव करती है कोई इकोनॉमी। ये ट्रांजिशन प्रोसेस होता है, इसमें मूवमेंट होता है लेबर का। किसी भी कंट्री में प्राइमरी सेक्टर में अबंडेंट लेबर फोर्स होती है, तो ग्रेजुअली सभी लोग एग्रीकल्चर से शिफ्ट होने लगते हैं धीरे धीरे। जो जितनी वहाँ सरप्लस लेबर होती है एग्रीकल्चरल सेक्टर में, यानी प्राइमरी सेक्टर में, वो शिफ्ट होने लगती है इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जरूरत है लेबर फोर्स की, तो ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का चेंज होना ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोसेस में। क्योंकि अगर लोग रूरल एरिया से शिफ्ट नहीं करेंगे अर्बन एरियाज में, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो रिक्वायर्ड लेबर फोर्स है वो नहीं मिल पाएगी। ऐसे में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इकोनॉमी का पॉसिबल नहीं होगा, और विदाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन इकोनॉमिक ग्रोथ इजी नहीं होती है। उसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं, जैसे एफिशिएंट इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस में मैं आपको बताऊं कि जैसे सोशल इक्वालिटी, जैसे जेंडर बेस्ड, वुमेन मैन, इनके बीच में जो है डिफरेंसेस ना होना, उनमें इनइक्वालिटी ना होना, मैन एंड वुमेन दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन होना सोसाइटी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम कहते हैं कि विमेन आर द हाफ, women are the 50% brain of the society, they are the 50% capability of the society। तो अगर women घर में बैठी हैं, they are not taking part in the production process, तो हम कह सकते हैं कि 50% of the capacity of the country is underutilized और unutilized। उसके बाद लो एंड ऑर्डर, देश में शांति रहना, लो एंड ऑर्डर प्रॉपर रहना, ये हेल्प करता है प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन में। सारा जो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस है वो स्मूथली चलता रहे, उसके लिए प्राइसेस स्टेबल होना, मार्केट्स स्टेबल काम करती रहें, बिल्कुल मार्केट जो है स्मूथली अपना काम करें, प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो सिक्योर हो, यानी कि लोगों को पता रहे कि कौन सी प्रॉपर्टी किसकी है। और इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। तो ये प्रॉपर्टी राइट्स जो है इंटैक्ट होने चाहिए, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी राइट्स सिक्योर नहीं है तो लोग जो है इंटरेस्ट नहीं लेते प्रोडक्टिव प्रोसेस में, प्रोडक्शन प्रोसेस में।
क्योंकि उनको पता है प्रोडक्शन प्रोसेस के बाद अगर उन्होंने रिसोर्स जनरेट भी कर लिए तो उनको ये क्लियर नहीं है कि उनकी प्रॉपर्टी जो है वो कल को उसका मालिक कौन बन बैठेगा। इसलिए प्रॉपर्टी राइट्स का सिक्योर होना बहुत जरूरी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जरूरी है। जिन कंट्रीज में बार बार गवर्नमेंट चेंज होती हैं, फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस यानी कभी डिक्टेटरशिप आती है, कभी वहाँ डेमोक्रेसी आती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन जाती हैं, फिर वहाँ एक तख्ता पलट हो जाता है, तो ऐसी कंट्रीज में इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोसेस जो है वो अफेक्ट होता है एडवर्सली। और इसके बाद हम देखते हैं कि एफिशिएंट टैक्स सिस्टम का होना भी जरूरी है। अगर टैक्स सिस्टम एफिशिएंट नहीं है तो जो बिजनेसमैन हैं, जो फर्म ओनर्स हैं, वो जो प्रोडक्टिव प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करते हैं, वो लोग एनकरेज नहीं होंगे प्रोडक्शन प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करने में, दे विल फील डिस्करेज्ड। ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को, या यूं कहिए कि डिटर्मिनेंट्स हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के। एक टेबल मैंने यहाँ आपके लिए प्रोड्यूस की है, ये टेबल आपके यूनिट में आपको मिल जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं हाई ग्रोथ एलडीसीज हैं यानी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं। और ये जो डाटा है ये आपको कहाँ से मिला है ये मैं आपको इसमें बता देना चाहता हूँ। ये जो डाटा है ये लिया गया है वर्ल्ड बैंक के वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स से। आप देख सकते हैं नीचे सोर्स आपको बताया गया वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स 2001, वहां से लिया गया है डेटा। इसमें हाई ग्रोथ एलडीसीज यानी ऐसी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जिनका ग्रोथ रेट हाई रहा हो, और लो ग्रोथ एलडीसीज राइट कॉलम में आपको दिखाई गई हैं, जिसमें कॉन्गो, सियरा लियोन, नाइजर, हेती, ये सारी कंट्रीज है जिनका आप देख सकते हैं नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ है। और डियर स्टूडेंट्स, आपको ये पता ही है ये जितनी कंट्रीज है जिनमें नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, इनकी कंडीशन कैसी है, इन कंट्रीज में लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। साथ ही अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे कॉलम नंबर 1 जो है उसमें हाई ग्रोथ एलडीसीज का देखें तो ये वो कंट्रीज हैं जिनमें स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है पिछले 20 सालों में यानी 1980 से 1999 के पीरियड में स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में इंप्रूवमेंट हो रहा है। सभी ने कम से कम 3% की ग्रोथ रेट अचीव करी है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ इंडिया को भी मेंशन किया गया है, 3.7 का ग्रोथ रेट है, और चाइना का जो है 8.2 का ग्रोथ रेट है। और आप देख सकते हैं कि ये डेटा 1990, 1980, 1999 के लिए है। और चाइना की इसी रैपिड ग्रोथ की वजह से चाइना आज जो है एक मेजर इकोनॉमी बन गया है वर्ल्ड की। इंडिया में भी जो इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोसेस है पिछले कुछ वर्षों में काफी फास्ट रहा है, लेकिन और अभी भी इंडिया को ये जो ग्रोथ प्रोसेस है इसको और ज्यादा तेज करने की जरूरत है, तभी उतने रिसोर्सेज जनरेट हो पाएंगे कंट्री में, जिससे पूरी पॉपुलेशन जो है वो अपलिफ्ट हो पाए पॉवर्टी से बाहर। हाई इनकम कंट्रीज मिडिल कॉलम में दी गई हैं। अब देखिए इनका ग्रोथ रेट कोई ज्यादा नहीं है, जापान का हाईएस्ट है 2.2%, लेकिन ये कंट्रीज ऐसी हैं जो ऑलरेडी एक हाई लेवल ऑफ इनकम को अचीव कर चुकी हैं। ये सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो इनका एक लो ग्रोथ रेट होने के बावजूद भी इनमें स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो बहुत हाई है। तो अब देखते हैं कि ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है जिसको हम इतना हाईलाइट कर रहे हैं, जिसको हम इतना अर्जेंट बता रहे हैं, जिसको इतना इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, इस इकोनॉमिक ग्रोथ का कुछ एडवर्स रिपरकशंस भी हैं, कुछ इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ स्वीट फ्रूट्स ही प्रोड्यूस करती है, ये इसके कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स भी हैं जो हमारी लाइफ को एडवर्सली अफेक्ट भी कर रहे हैं। सबसे पहला तो पॉइंट है इनइक्वालिटी का। इकोनॉमिक ग्रोथ में प्रॉब्लम क्या है कि जो लोग या जो सोसाइटीज जिनके पास रिसोर्सेज हैं, यानी कॉन्सेंट्रेटेड है उनके पास में रिसोर्सेज, वेल्थ, वो ज्यादा कैपेबल हैं फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस करने में। और फ्यूचर में जो उनकी इनकम अर्निंग कैपेसिटी है वो ज्यादा होने की वजह से फ्यूचर में उनकी इनकम और भी ज्यादा होगी। तो ऐसे में एक गैप क्रिएट हो जाता है सोसाइटी में, पुअर एंड रिच के बीच में। पुअर आर गेटिंग पुअरर एंड रिच आर गेटिंग रिचर। सो ये जो गैप है, रिच पुअर डिवाइड जो है ये बढ़ जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोसेस में। तो यहाँ आती है बात अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रूट्स ऑफ ग्रोथ। फ्रूट्स ऑफ ग्रोथ क्या है, यानी इनकम जनरेट हुई इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से, क्या वो इनकम इक्वली डिवाइड हो रही है सारे सिटीजन्स के बीच में? ऐसा यूजुअली होता नहीं है। जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं दे कैप्चर अ लार्जर शेयर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ग्रोथ जो है वो इक्विटेबल होनी चाहिए। इक्विटेबल यानी कि जो पुअर पीपल हैं उनको उसका लार्जर शेयर मिले इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से जो रिसोर्सेज जनरेट हुए हैं, लेकिन ऐसा यूजुअली होता नहीं है, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ती चली जाती है।
दूसरा यहाँ एक नेगेटिव एस्पेक्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो है पोल्यूशन। पोल्यूशन की वजह से क्या होता है कि आप देख रहे हैं जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करने के लिए रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को बेहद इंपॉर्टेंट माना जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोसेस जो है उसमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक प्रॉब्लम होती है कि उसमें एक तो रिसोर्सेज जो है उनका कंजम्पशन जो है बहुत फास्ट होता है। जो नेचर है, नेचर का जो रेट है, रेट ऑफ जनरेटिंग द रिसोर्सेज, वो कम रह जाता है और रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ द रिसोर्सेज जो है वो ज्यादा हो जाता है, जिससे नेचर जो है वो बैडली इफेक्ट होती है। साथ ही पोल्यूशन क्रिएट किया जाता है, जिससे कि सोयल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन के साथ में वाटर पोल्यूशन, ये सारे पोल्यूशन क्रिएट होते हैं, जिससे कि एनवायरनमेंट में जो है कुछ इस तरह के चेंजेस आते हैं जो ह्यूमन लाइफ को एडवर्सली अफेक्ट करते हैं, जिससे डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस, जिसे हम कहते हैं लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस, अब होने लगी हैं। तो पोल्यूशन एक एडवर्स रिपरकशन है इकोनॉमिक ग्रोथ का। और लास्ट पॉइंट है अनहेल्दी कंपटीशन। इकोनॉमिक ग्रोथ ने एक अनहेल्दी कंपटीशन क्रिएट कर दिया वर्ल्ड में। एक ऐसा कंपटीशन है कि हर कंट्री दूसरी कंट्री से ज्यादा फास्ट ग्रोथ अचीव करना चाहती है, ज्यादा हाई लेवल ऑफ जीडीपी जो है अचीव करना चाहती है। तो इस अनहेल्दी कंपटीशन ने लेवल ऑफ स्ट्रेस भी बढ़ाया लोगों का। उसमें कंट्रीज को ये भी कंपेल कर दिया है कि वो कुछ इस तरह की प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करे जो लॉन्ग टर्म में हेल्दी नहीं है। तो ये सारे कुछ एडवर्स रिपरकशंस हैं इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोसेस के, जो सोसाइटी को, जो इकोनॉमीज को बाद में झेलने पड़ते हैं। और अब लास्ट कॉन्सेप्ट इस वीडियो का वो है इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में तो मैंने आपको बताया इस वीडियो में, इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे डिफाइन करते हैं, उसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, और ट्रेंड क्या रहा है पिछले कुछ सालों में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये इकोनॉमिक ग्रोथ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म मानी जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ से रिसोर्सेस तो जनरेट हो जाते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ सभी का इंप्रूव होगा ये जरूरी नहीं है। जो बेसिक फैसिलिटीज हैं कंट्री में वो इंप्रूव होंगी ये जरूरी नहीं है। जो डिफरेंसेस हैं सिटीजन्स के बीच में, जो गैप्स हैं, डिवाइड्स हैं, वो इंप्रूवमेंट होगा जरूरी नहीं। जो इनइक्वालिटी है जेंडर बेस्ड या सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है वो रिमूव होगी जरूरी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ होने के बावजूद हम इंश्योर नहीं कर पाते हैं कि ऐसा हो रहा होगा इकोनॉमी में। तो इसलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव मानते हैं हम। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इकोनॉमिक ग्रोथ एसेंशियल होती है, उसका होना जरूरी है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं उनका होना जरूरी है, तभी हम किसी प्रोसेस को इकोनॉमिक डेवलपमेंट मानते हैं। तो यहाँ आप देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, ये ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होती है इकोनॉमिक ग्रोथ से, और ज्यादा डिफिकल्ट भी होती है अचीव करना। आगे देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इम्प्लाइज चेंजेस इन सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। तो खाली इकोनॉमिक नहीं बल्कि सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है कंट्री का, वो चेंज उसमें होना चाहिए। और कैसे पहचाना जाता है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जस्टिफाइड होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, जस्ट यानी वो न्यायपूर्ण होना चाहिए। तो तब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कह सकते हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में चेंजेस आए, यानी कि जो पॉपुलेशन का जो शिफ्ट है प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी में, सेकेंडरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर में, वो शिफ्ट जो है वो प्रॉपर चल रहा हो। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री कैसा है कि इंडिया में अगर हम देखें अबाउट 54% पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल सेक्टर फॉर देयर लाइवलीहुड, लेकिन एग्रीकल्चर का जो शेयर है जीडीपी में वो सिर्फ 12% है। यानी 54% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज एक्चुअली प्रोड्यूसिंग 12% ऑफ द रिसोर्सेज। या इसका उल्टा भी हम कह सकते हैं कि देश की 54% आबादी 12% आय पर निर्भर है। तो इस तरह के गैप्स नहीं होने चाहिए। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल या सर्विसेज सेक्टर में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है वो, और साथ में उनका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, वो कंपेरेबल होना चाहिए। उसके बाद है सोशल आउटलुक। सोसाइटी में आउटलुक कैसा है, सोसाइटी का प्रोग्रेसिव माइंडसेट है या नहीं है। मान लिया हम एक हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पर हैं, लेकिन आज भी कंट्री में कुछ सुपरस्टिशंस प्रिवेल करते हैं, जो है जेंडर डिवाइड है, हम वुमेन को मैन के इक्वल नहीं समझते हैं, या कुछ
हम कहें कि स्लेवरी है कंट्री में, इस तरह की जो वाइसेस हैं या बुरी प्रथाएं हैं, जैसे दहेज प्रथा हो या बाल विवाह हो, इस तरह की अगर कुछ समाज में कुछ आउटलुक में प्रॉब्लम है तो भी हम उसको डेवलप्ड सोसाइटी नहीं कह सकते हैं। और फिर है एजुकेशनल एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन जो है उसके पास इनकम तो बहुत है लेकिन वो एजुकेटेड नहीं है, वो हेल्दी नहीं है, तो फिर ऐसी ग्रोथ का कोई फायदा नहीं होगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ वो जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा हो वही यूजफुल मानी जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसेंशियली रिक्वायर्स इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो लेकिन उसके अलावा ये सारे फैक्टर्स भी वहां पे हो या ऐसे ही कुछ और फैक्टर्स भी वहां प्रेजेंट हो, तो हम कहते हैं कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहां पर हो रहा है। सो इस वीडियो में इतना ही, और thank you so much for watching this video. Now the unit 1 of your paper 004 economics of growth and development is finished.